तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं। काफ़ी डिले के साथ में लेक्चर आ रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस रहे हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये रहा है कि भाई आप सभी को जैसे जानकारी है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल था वो हैक हो चुका था, जिसकी वजह से जितने भी हमारे वीडियोस थे या जितनी भी हमारा बैकअप था वो सारा डिलीट कर दिया गया। उसको रिकवर करने में थोड़ा समय लगा। दूसरी चीज़, ट्विटर हैंडल था मेरा वो भी हैक हो चुका है और उसको भी इन्होंने मॉड्यूलेट करके चेंज करके एलन मस्क के नाम से यहाँ पर रख दिया। तीसरा बहुत बड़ा इन्होंने ब्लेंडर मेरे साथ में किया है कि एक रैनसोमर मेरे लैपटॉप के अंदर में आ गया, जिसकी वजह से जितना भी डाटा था लगभग 500-600 जीबी के आसपास का डाटा था मेरा, वो पूरा का पूरा इन्होंने करप्ट कर दिया है। मतलब मैं प्रीवियस फाइल कोई भी अपनी एक्सेस नहीं कर पा रहा था। अभी थोड़ा सा रिकवरी पर चल रही हैं चीज़ें, धीरे धीरे लाइन पर आएंगी, लेकिन हम अपनी स्टडी को रोकने वाले नहीं हैं। कैसे भी हमारे पास में दिक्कतें आती रही, लेकिन हम उसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इसी की थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने अभी फोटोनिक्स 2.0 के नाम से एक और दूसरा यूट्यूब चैनल है वो भी हमने ओपन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दूसरा जो पीडीएफ फाइल है उनके लिए भी आप या तो हमारे फेसबुक पेज फोटोनिक्स का जो है उसका भी लिंक नीचे है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम है जहां पर आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह पर हम अपने पीडीएफ जो है यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। चलिए अब इस लेक्चर के अंदर मैं बात क्या करूंगा। पिछली जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों से जेफेट को लेकर बात करी थी। जेफेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बनता है, जो कि एक बेस तैयार करता है हमारे लिए, किसका, जो मोसफेट हमें पढ़ना होता है। अब देखो पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने दो टाइप के बताए थे कि मोसफेट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक मेरे पास में जेफेट जो है वो दो तरह का भाई हमने डिफाइन किया था। जेफेट दैट विल बी एन चैनल मोसफेट एंड अनदर वन इज पी चैनल मोसफेट, यानी कि हम चैनल के बेसिस पे उसको जेफेट को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। और जेफेट के अंदर में मैंने आप लोग को जानकारी दी थी कि भाई इसके अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है, एक सबस्टेट होता है, जिसको चैनल के नाम से भी आप जानेंगे, और इसके ऊपर में हम प्रोड्यूस करवा देते हैं गेट, जो कि अगर मेरे पास में एन चैनल का है तो इसको हम पी टाइप का रखते हैं और हैवली डोप रखते हैं, यानी कि पी प्लस आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे। अब ये हैवली डोप क्यों रखा गया है, इसका रीजन अभी आप लोगों को समझ में आएगा। कि मैंने यहाँ पर आपके सामने पिछली क्लास के अंदर में बात करी थी कि जब ये डिप्लीशन लेयर बनती है तो हमें जब इसको बनाना होता है तो यहाँ पर हम गेट और सोर्स जो होता है इनको हम रिवर्स बायस रखते हैं, यानी कि ये जो मेरे पास में है इसको रिवर्स बायस रखा जाता है। और यहाँ पर जो एक टर्मिनल मेरे पास में ड्रेन निकल के आता है, ड्रेन और नीचे सोर्स होता है, इसको हमेशा क्या रखना होता है कि जो ड्रेन है उसको हमेशा हायर पोटेंशियल पर हम रखने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर में। ठीक है, अब देखो इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। हम इसको देखो सिमेट्रिक है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे आप ड्रेन को सोर्स मान लो, ऐसे सोर्स को ड्रेन मारकर चल सकते हैं। अब आगे की कहानी जो यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ आज आप लोगों के साथ में, उसके अंदर मैं बात करूंगा जो हमारे पीछे के रीजंस थे, किस तरह से हमें उसकी क्रेटिस्टिक के ऊपर में काम करना पड़ता है। मैंने शायद पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैं आपको ये जानकारी दे दी थी कि हम वीडीएस जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं और वीजीएस जो होता है उसको मैं चेंज करवाता हूँ। चलिए अगर नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा से क्विक रीजन यहाँ पर आप लोगों को उसका दे देता हूँ। मान लो मेरे पास में ये एक जेफेट बना हुआ है भाई, ये मैंने लिया एन चैनल मोसफेट लिया, यानी कि इसके अंदर में जो करंट कैरियर होंगे वो क्या होंगे, आप जानकारी बिल्कुल जानते होंगे उसको कि एन चैनल है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रहने वाले। ठीक है भाई, और यहाँ पर मैंने जो टर्मिनल लगाया जिसको आप लोग जानते हैं गेट के नाम से, गेट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया और दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर एक दूसरे से। ये मेरे पास में गेट कनेक्ट हो गए। अब जो यहाँ पर बाइसिंग करनी होती है वो बाइसिंग कुछ इस तरह से करते हैं हम कि जो मेरे पास में ये जंक्शन है, यानी कि पी जो गेट है और मेरे पास जो सोर्स है, ये दोनों क्या हो, रिवर्स बायसिंग कंडीशन में रहने चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसको हम जानेंगे किस नाम से, V। अगर ये P प्लस है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इसको रिवर्स बायस करना है तो नेगेटिव, और ये मेरे पास में प्लस, और यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया। उसी तरह से ड्रेन है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सोर्स के साथ में, और सोर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे तो अभी जानकारी दी कि इसको हम रखते हैं हायर पोटेंशियल पर, तो ये मेरे पास में पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला मेरे पास में नेगेटिव हो जाएगा। ड्रेन को हमेशा हायर पोटेंशियल पर रखा जाता है एज कंपेयर टू जो हमारे पास में सोर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कहानी कहां से होगी। अब आपको जानकारी है कि भाई मैं वीजीएस जो है, वीजीएस का मतलब है कि हमने यहां पर गेट को जो लगाया हुआ है, यानी यहां पर जो वोल्टेज लगी हुई है इसको हम जानते हैं वीजीएस के नाम से, ये वीजीएस होगी भाई। ठीक है, अब देखो कि हम यहां पर क्या करें, वीजीएस जो है इसको मैं रख देता हूं भाई बिल्कुल कांस्टेंट, यानी कि सॉरी इसके अंदर में VDS को मैं कांस्टेंट रख लेता हूं। पहला जो केस लेता हूं उसके बाद में दूसरे केस में वो करवा लेंगे। यहां पर VDS को मैं रखूंगा कांस्टेंट, यानी कि मैंने यहां पर मान लो 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो 1 वोल्ट ही ये कंटिन्यूसली अप्लाई करना है मुझे, उसके बाद में VGS को चेंज करते हुए चलना है। अब देखो होगा क्या कि जैसे मैं यहां पर VGS को अप्लाई करूंगा तो ये रिवर्स बायस होता जाएगा, और रिवर्स बायस होते होते ये चैनल क्या होगा, ये अपना डिप्लीशन लेयर जो इंक्रीज होती चली जाएगी, और ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि ज्यादा डिप्लीट हो रहा है,
यहाँ पर ज़्यादा डिप्लीशन हो जाएगी। तो क्योंकि करंट को यहीं से फ्लो करना है भाई, इसके चैनल के थ्रू तो करंट को मूव करके जाना है, यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा और ड्रेन इसको कलेक्ट करता है और यहाँ से अपन जो एमीटर हुआ या जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ से इसको कलेक्ट करते हैं। अब होगा क्या कि आपने VGS को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। VGS जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, पहले हमने इसको 0 वोल्टेज पर रखा, तो 0 पे जब हमने देखा तो इसके अंदर में एक सैचुरेट करंट है जो एक कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर फ्लो कर रही होगी, जिसको हम जानते हैं IDSS के नाम से। यानी कि जो मेरे पास में IDSS के नाम से ड्रेन टू सोर्स करंट जो है वो वो सैचुरेट करंट हम बोलते हैं उसको। IDS अलग होगा और IDSS का मतलब होता है कि करंट हमारा सैचुरेट हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है। जब हमने VDS और जो VGS थी एक पर्टिकुलर वैल्यू लगा दी थी, तो वहां पर जो करंट उसका फ्लो कर रहा है उसको हम सैचुरेट करंट के नाम से जानते हैं, जो मैक्सिमम करंट वहां से फ्लो कर सकता है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे मैं इस VGS को इंक्रीज करूंगा, जैसे मान लो मेरे पास में एक टैप है, नल है जो, और यहाँ पर हम उसको खोलने में कम या ज्यादा कर रहे हैं उसके एंडल से, तो पानी का फ्लो कम या ज्यादा हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर VGS, इस नल का काम कौन करेगा, ये VGS वोल्टेज करेगा, यानी गेट पर जो लगाया गया वोल्टेज है वो उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। तो जैसे मैं VGS को इंक्रीज करूंगा तो ये डिप्लीशन लेयर है जो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अब इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी तो मान लो पहले हमारे पास में 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो अब वहां से मान लो ये 90 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर हम देखेंगे तो 80 जाएंगे, क्योंकि डिप्लेशन लेयर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है भाई, इस तरह से अपने एरिया को इंक्रीज करती जा रही है। अब ये इंक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर से 0 अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से मान सकते हैं कि करंट हमारा 0 हो गया। हालांकि हमारे पास में 0 नहीं होता है आइडियल केस के अंदर में, वो सिचुएशन क्या होती है जिसको पिंच ऑफ वोल्टेज के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको VGS को वेरी करेंगे, VGS को वेरी करते जाएंगे, तो करंट का फ्लो कुछ इस तरह से आएगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। और ये जो वोल्टेज होती है जिसके ऊपर में हमारा सर्किट जो है वो 0 करंट शो करना शुरू कर देता है, इसको VGS, यानी कि ये वो वोल्टेज है, वो गेट टू सोर्स वोल्टेज है जो कि हमारे सर्किट को क्या कर दे, ऑफ कंडीशन में ले आए। इसको हम VGS ऑफ के नाम से यहां पर हम जानते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी कि मैक्सिमम जो ड्रेन करंट है वो मेरे पास में IDSS है, जो कि मैक्सिमम करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा। और ये IDSS करंट को हम सेफ करंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप ये बोल दो कि सैचुरेशन करंट है, किसका, ड्रेन टू सोर्स का एक सैचुरेशन करंट है। और IDSS वो वैल्यू है जब हमने VGS कितनी वैल्यू रखी थी, इसके ऊपर में 0 वोल्टेज हमने लगा रखी थी, कोई भी गेट को हमने वेरी नहीं करवाया था। जैसे यहां पर हमने देखा ना कि मैं टैप को अभी तक कुछ भी इसके अंदर में ऑन नहीं करवाया और पानी इसके अंदर से फुल फ्लो इसके अंदर से आ रहा है। जैसे मैं टैप को घुमाऊंगा, थोड़ा सा इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे पानी का फ्लो कम होता चला जाएगा। तो ये IDSS वो वैल्यू है जब आपने टैप को खोल रखा हुआ है, बिल्कुल भी उसको बंद नहीं किया है। तो उसी तरह से हमने जब VGS 0 लगा रखा है, तो ये वो वैल्यू ऑफ करंट है जो कि इसके अंदर से मैक्सिममली फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब देखो जो कंसंट्रेशन होता है मेजॉरिटी कैरियर का, जो हमारे पास में यहां पर आपने कहा कि इसके अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है कि भाई हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया जो चैनल का वो क्या ले रखा है। मतलब बड़ा ले रखा है तो बड़े नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वहां पर ज्यादा हो जाएंगे। और दूसरा ये डिपेंड करता है, पहली तो चीज आप लोग इसको ये नोट कर लें कि पहला ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में, कि हमने क्या इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर में डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और दूसरा डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं। अब वो डिपेंड कैसे करेगा, मान लो N टाइप का मेरे पास में है, मैंने इंट्रेंसिक लिया तो उसके अंदर में तो 100 इलेक्ट्रॉन थे, मुझे इसको इंट्रेंसिक की जगह एक्सट्रिंसिक बनाना है, यानी कि मुझे इसकी डोपिंग करवानी पड़ेगी। यानी कि आपका डिपेंड करता है कि आपने डोपिंग कंसंट्रेशन क्या रखी हुई है, हैवली डोप है, लाइटली डोप है, या फिर मॉडरेट डोप है। तो डोपिंग के ऊपर में ये हमारा क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर जो है वो डिपेंड करते हैं किसके अंदर में, JFET के अंदर में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब देखो जो भी मेरे पास में N चैनल है, अगर मैं गेट को बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज दूंगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज यहां पर देता हुआ जा रहा हूं, तो आप लोग देख भी पा रहे हैं कि ये करंट जो है वो मेरे पास में डिक्रीज होता चला। ये हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हमने जो इसके अंदर में केस लगाया है, पहले मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि भाई क्या मेरे पास में N चैनल होता है, कैसे हम उनको कनेक्ट करते हैं, फिर मैंने आपको समझाई कि मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर रहा हूं। अगर मैं VGS को इंक्रीज करता जाऊंगा, यानी कि इंक्रीज करने का मतलब है कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि P मेरे पास में इसका गेट है और N मेरे पास में चैनल जो है। अब N मेरे पास में चैनल है, तो पिछली क्लास में मैंने बताई थी कि आपको गेट और सोर्स को रिवर्स बायस करना है, और गेट और सोर्स को रिवर्स बायस करना है तो आपको P पर कौन सा लगाना पड़ेगा, यानी गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, जितना नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे ये और ज्यादा रिवर्स बायस होगा और ये डिप्लेशन लेयर अंदर की तरफ में मूव करना शुरू कर देगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास में N चैनल का JFET है, तो आप नेगेटिव वोल्टेज उसके ऊपर में इंक्रीज करेंगे तो करंट यानी कि ID जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर यहां पर मैं कहूं कि मेरे पास में P चैनल है,
पी चैनल है तो उसमें क्या करोगे, पी चैनल है तो भाई आपको यहां पर पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास में गेट बनेगा वो तो एन बनेगा ना, मुझे एन उसके ऊपर भी डोपिंग करनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव वोल्टेज मैं इंक्रीज करूंगा तो उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर और इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और डिप्लीशन लेयर यहाँ पर इंक्रीज होनी शुरू होगी तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में अगर मैं पी को या फिर मैं कहूँ कि गेट को मैं पॉजिटिवली इंक्रीज करता हूं तो करंट उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर आप कुल मिला के एक छोटी सी चीज ये लिख सकते हैं कि मेरे पास में अगर मैं दोनों चैनल्स की बात करूं, क्योंकि आजकल जो जर्नल ट्रेंड देखा जा रहा है एग्जाम्स के अंदर में, क्योंकि आप लोग पढ़ते पी टाइप का है एन टाइप का है मैक्सिमम लोग जो है, और क्वेश्चन आप लोगों से पी टाइप का पूछ लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पी अगर एन की करेक्टरिस्टिक हो तो कुछ इस तरह के बना देंगे, यानी कि वीजीएस मेरे पास में कैसे लगाएंगे जब हम नेगेटिव की बात कर रहे होंगे। और अगर आपके पास में एन चैनल की, ये तो एन चैनल की बात हो गई, अगर मेरे पास में पी चैनल की बात कर रहा होगा तो पी चैनल के अंदर में यहां से मैक्सिमम करंट आईडीएस होगा और ये मेरे पास में इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मुझे पी चैनल के अंदर में यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी, किसके ऊपर में, गेट के ऊपर में, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो मुझे पॉजिटिवली करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मुझे रिवर्स बायस करना है। और आप लोगों को जानकारी है कि अगर मेरे पास में चैनल पी टाइप का है तो यहाँ पर जो इसके अंदर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे गेट, वो मेरे पास में एन टाइप का होगा, यानी एन प्लस हैविली डोप होगा, और जब इसको रिवर्स बायस करना है तो मुझे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। डीएस को जब हम जीएस को हम कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव से करेंगे, और पॉजिटिव से करेंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये रिवर्स बायस सेक्शन होगा, यहां पर रिवर्स बायस होगा तो ये कुछ इस तरह की अपनी डिप्लीशन लेयर को इंक्रीज करता जाएगा, दोनों साइड में हमारी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती जाएगी, और जो हमारे पास में करंट होगा, जिसके पास में पहले बहुत ज्यादा रास्ता था जाने का, अब वो क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा चैनल का। बस इतनी सी कहानी थी आपके जो करंट को कैसे हम वेरी करवाते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जेबेट के अंदर में हम गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है उसको जितने रिवर्स बायस करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए करंट को वेरी करना या फिर चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल होगा। इसीलिए हम इसको जानते हैं वोल्टेज कंट्रोल, यानी कि जो मेरे पास में वोल्टेज वेरिएबल जो डिवाइसेज होते हैं, वीवीडी बोल दो, वीसीडी बोल दो, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हम इसको नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसको कि जो मेरे पास में मिनिमम जो गेट वोल्टेज आप लोगों को लगानी पड़ रही है, जिसके बाद में करंट मेरा यहां पर जीरो हो जा रहा है, यानी इस वोल्टेज को हमने क्या नाम दिया, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम जानते हैं वीजीएस ऑफ के नाम से जानते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये मेरे पास में करंट टू जो करंट ड्रेन टू सोर्स जो करंट है उसको जीरो रखने के लिए जीरो करंट की कंडीशन भी आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको जो हमारे पास में जैसे हमने उसके अंदर में पढ़ा था कि जब हम बात कर रहे थे हमारे पास में ट्रांजिस्टर को लेके, तो ट्रांजिस्टर के अंदर में तीन रीजन्स थे, एक मेरे पास में एमीटर था, एक बेस था, और एक मेरे पास में कलेक्टर था। जब आप यहां पर वोल्टेज को वेरी कर रहे थे और इस सेक्शन को हम क्या करते थे, रिवर्स बायस करते थे बेस टू कलेक्टर को, और जितना रिवर्स बायस कर रहे थे ज्यादा वो रिवर्स बायस करेंगे तो हमारे देखा था कि बेस का जो एरिया है वो हमारा कम होता जाता है, जिसको आप लोगों ने एक नाम जाना था बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से। आई होप आप लोगों को वो कंसेप्ट अभी रिवाइंड हो गया होगा। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हम जेफेट की बात कर रहे होते हैं तो जेफेट के अंदर में क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है भाई, यहां पर उसका जो चैनल है वो चेंज हो रहा है, यानी उसकी चेंज हमारा जो चैनल है उसको हम अल्टर कर पा रहे हैं, तो यहीं पर उसी को नाम दे दिया जाता है चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछता है इसके अंदर में, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो हमारे पास में जेफेट है उसके अंदर में चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन क्यों होती है। वो इसलिए होती है भाई कि यहां पर आपने गेट और सोर्स जो है ना उसको क्या किया हुआ है, रिवर्स बायस किया हुआ है। और यहां पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यहां पर जो अल्टर क्यों हो रही है, पिछली जब ये पढ़ाया था मैंने ट्रांजिस्टर वहां भी समझाया था कि ये हमारे पास में इसलिए होती है क्योंकि हमने बेस और कलेक्टर जो हमारे पास जंक्शन है इसको क्या कर रखा होता है, रिवर्स बायस कर रखा होता है, इसलिए वहां पर ज्यादा हमारे पास में ये बेस की विड्थ मॉड्यूलेशन होती है। और जेफेट के अंदर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि इसकी चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन क्यों होती है, तो चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन बिकॉज ऑफ द गेट एंड सोर्स आर रिवर्स बायस टू ईच अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी इसके अंदर में, और जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि सिमिलर होती है हमारे पास में बेस विड्थ मॉड्यूलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग करंट की मैंने दोनों आप लोगों को बता दिए हैं कि एन चैनल है तो मेरे पास में इस तरह का बनेगा करंट, और पी चैनल है तो यहाँ पर करंट की कंडीशन कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। यह भी करेक्टरिस्टिक क्या थी, जब मैं VDS था उसको कॉन्स्टेंट रख रहा था और VGS इसको मैं वेरी कर रहा था। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि VGS है इसको मैं रखूंगा कांस्टेंट, और VDS है इसको मैं करता चलूंगा इंक्रीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चंस बनते हैं
और इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही रहती है हमारे पास में। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक बना देते हैं भाई। ये आप लोगों को वीजीएस वगैरह समझ में आ, अभी मैं सिर्फ एक गेट बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, आप समझ चुके होंगे कि एक क्यों दिखाया जाए, दोनों साइड में है लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास में इसको अगर एन चैनल है तो यहाँ पर मैं इसके नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा, और इसका नीचे वाला यानी कि सोर्स है उसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा। तो मेरे पास में सेक्शन जो है ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया भाई, ये रिवर्स बायस सेक्शन हो गया। चलिए अब दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि जो ड्रेन है और मेरे पास में दूसरा सोर्स है, ऊपर ड्रेन है और नीचे सोर्स है, ड्रेन को हमेशा हाई पोटेंशियल पर रखते हैं एज कंपेयर टू सोर्स। दो पॉइंट आपको याद रखने कि जी एस जो होता है इसको रिवर्स बायस रखते हैं। दूसरा डी एस आपको इस तरह से चूज करना है कि जो ड्रेन है उसको हाई पोटेंशियल पर रखा जाता है एज कंपेयर टू सोर्स। वैसे छोटे से पॉइंट है कैसे आपको वोल्टेज यहां पर लगानी पड़ती है। तो यहां पर इसको लगाने के लिए क्या करूं मैं, मेरे पास में ऊपर पॉजिटिव रख दूं और नीचे मेरे पास में नेगेटिव रख दूं, तो ये इसका पोटेंशियल मेरे पास में चेंज हो गया। और ये वेरिएबल पोटेंशियल मैं इसको लेके चल रहा हूँ, अलग अलग वैल्यूज पर इसको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करते हैं इसके अंदर में कि इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेता हूँ। करेक्टरिस्टिक हमें करंट और किसके अंदर में देखनी है कि हम VDS और आईडी करंट ये कैसे वेरी इसके अंदर में कर रहे होंगे। ये आईडी लिख दिया और यहां पर हमने लिख दिया VDS, और VGS की जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यानी कि एक पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक आएगी उसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, कांस्टेंट कर लूंगा। लेट अस सपोज कि मैंने इसके ऊपर में एक वोल्टेज लगाया 0, यानी पहले इसके ऊपर में कोई वोल्टेज हमने नहीं लगाया। VGS की जो वैल्यू है हमने 0 रखी है। मैं 3 कंडीशन से बात करूंगा। VGS की वैल्यू मैंने 0 रखी है, यानी कि एक टैप है भाई, ये नल है मेरे पास में, और इस नल को मैंने क्या कर रखा है, पूरा खोल रखा है। तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर में कुछ जो करेक्टरिस्टिक आएंगी ये कुछ इस तरह की जाएंगी, अलग अलग। यहां पर ये मेरे पास में स्ट्रेट लाइन जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यानी कि इस पर्टिकुलर करंट पे जाके क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेती है, लगभग ये कांस्टेंट हो जाती है। और फिर इसके अंदर में एक ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन होने के लिए ये कुछ इस तरह से हमारे पास में लाइन चली जाती है, इसका जो चैनल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉर्मली इसके अंदर में कौन सा ब्रेक डाउन होता है, एवलांचे ब्रेक डाउन होते हैं। दो ब्रेक डाउन होते हैं, एक जेनर ब्रेक डाउन होता है और एक एवलांचे ब्रेक डाउन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास में जेफेट है उसके अंदर में किस तरह का ब्रेकडाउन होता है, कब, जब हम VGS को 0 रखें और VDS को इंक्रीज करते जाएं। यानी कि मैं इसकी वैल्यू जो है इसको इंक्रीज कर रहा हूं, ये जो वेरिएबल मैंने वोल्टेज रखा है इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो इसको इंक्रीज करेंगे तो भाई जो यहां पर अट्रैक्शन पावर होगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, आप कहो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ यहां से जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास में सारे करंट, जो करंट है यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर से। तो आप देखेंगे कि एक एक्सेस अमाउंट करंट पहुंचेगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में ये क्या हो जाएगा, जाकर अपने को सैचुरेट कर लेगा इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में। ठीक है, अब दूसरे वोल्टेज की मैं बात करूं कि अगर मैं VGS जो है, VGS की जो वैल्यू है वो मैं दूसरे पॉइंट पर यहां पर बात करें तो इसकी वैल्यू मैंने -2 वोल्ट रख दी भाई। अब -2 वोल्ट रखी है तो ध्यान से देखना, इसको मैं जो इसके अंदर में बना रहा हूं यहां पर, ये देखो, ये डिप्लीशन लेयर जो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ऊपर आप लोग देखेंगे कि ज्यादा डिप्लीशन लेयर हो रही है और नीचे मेरे पास में क्या हो रही है, वो यहां पर कम अंदर की तरफ में डिप्लीट हो रही है। अगर ये करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे तो ये करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की बनेगी कि ये मेरे पास में करंट कम हो जाएगा, कम तो होना ही है भाई। क्यों, क्योंकि हमने चैनल की विड्थ जो है वो मॉड्यूलेट कर दी है। चैनल की विड्थ हमारे पास में मॉड्यूलेशन होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर पहुंचेंगे, कम पहुंच पाएंगे। पहले अगर मेरे पास में 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे थे इसके अंदर में, लेट अस सपोज, तो अब यहां पर मान लो ये मेरे पास में 80 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिसीव कर पा रहा होगा जो ड्रेन है। तो जब ये करंट हमारा रिड्यूस हो गया तो आईडी करंट की वैल्यू मेरे पास में सैचुरेट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, जब हम इसकी पर्टिकुलर, पहले तो क्या होगा, एक कांस्टेंट जो लीनियर ओमिक रेजिस्टेंस की तरह, या फिर हम बोले कि एक लीनियर डिवाइस की तरह मेरे पास में वेरी कर रहा होगा, यानी कि वो एक ओमिक रीजन शो कर रहा होगा जो यहां से यहां तक का जा रहा है, ये रीजन जो ओमिक रीजन शो कर रहा है ये। ठीक है, उसी तरह से जिसे पिछले वाले केस में रखा था जब हमने VGS जो थी वो 0 रखा हुआ था। अब ये करंट देखेंगे तो ये कुछ देर के बाद में क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और फिर इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का ब्रेकडाउन इसके अंदर में जो एवलांचे ब्रेकडाउन ही यहां पर रहने वाला है। ठीक है, अब इसकी वोल्टेज को मैं थोड़ा और वेरी करता हूं, और अब VGS की जो वैल्यू यहां पर मैं रख रहा हूं -4 वोल्ट में रख रहा हूं, यानी कि ये वैल्यू मैंने और इंक्रीज कर दी है। अब आप देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर जो है और यहां पर क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ में इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे पास में डिप्लीशन लेयर और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। अब डिप्लीशन लेयर बढ़ गई है तो पहले जो करंट है मेरे पास में, पहले 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, फिर 80 इलेक्ट्रॉन गए जब मैंने -2 वोल्ट कर दिया। अब इसके अंदर से मान लो मेरे पास में 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या उससे भी कम हो सकते हैं, जितने भी हमारे पास में, वो प्रैक्टिकल केस हम जब देखेंगे उसका, या हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं जो भी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये रीजन मेरे पास में पहले इंक्रीज होगा
एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होगा ये, फिर क्या करेगा, अपने आप को सैचुरेट कर लेगा और ये सैचुरेशन लेवल पर आ गया, फिर इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कि 3 करेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। एक जब मैंने 0 वोल्ट रखा, दूसरा जब मैंने -2 वोल्ट रखा, और तीसरा मैंने -4 वोल्ट रखा। अब जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा इनको, तो वोल्टेज जो मेरे पास में है, यहां पर आप थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज करेंगे कि जो मेरे पास में पिंच ऑफ वोल्टेज ये थोड़ा पहले आ जाता है, ये थोड़ा सा पहले आ जाएगा, यहाँ पर सेचुरेशन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ये थोड़ा सा और पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि जिस पे चैनल जो आपस में मिल जाएंगे। यानी आप देखोगे कि 3 पॉइंट यहाँ पर मैं बनाऊं, तो ये मेरे पास में पहले वाले का यहाँ पर आ गया, जिसको हमने बोला कि VP0। ये पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है भाई, ये पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब होता है कि चैनल हमारे पास में जो मैक्सिमम करंट है, यानी कि सिग्नल जो हमारे पास में सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गया है और सैचुरेट उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि IDSS उससे फ्लो होना शुरू हो जाता है। दूसरा कि मैं यहां पर बनाऊं, तो ये मेरे पास में यहाँ पर इसको आप जानेंगे VP, जब हमारे पास में -2 वोल्ट मैंने लगा रखी है। और तीसरा जो यहाँ पर है, ये थोड़ा सा भाई इसको पीछे रखेंगे, इस जो वायलेट कलर है उससे पीछे आएगा ये VP-4, यानी कि मेरे पास में 3 वैल्यूज है। और इंक्रीज करूंगा तो पिंच ऑफ वोल्टेज और पहले आ जाएगा, सैचुरेशन होना वहां से शुरू हो जाएगा। यानी कि अलग अलग वैल्यूज के ऊपर में हमारे पास में जो करंट है उसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब और इंक्रीज करेंगे तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज, मान लो मैं तीसरा केस और ले लूँ यहाँ से, तो तीसरे केस के अंदर में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं देखूँ तो ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो जाएगा और फिर इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो टोटल कुल मिलाकर इन करेक्टरिस्टिक्स हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ एक करेक्टरिस्टिक्स से अगर मैं देखना चाहूँ तो आप एक रीजन देख पा रहे हैं कि ये एक रीजन रहेगा शुरू से लेकर ये वाला रीजन यहाँ तक का, इसको हम जानते हैं ओमिक रीजन के नाम से। यानी कि हमारे पास में ये डिवाइस है, अगर इसकी करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से हम देखें तो एक पैराबोला की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये किस तरह की करेक्टरिस्टिक आएंगी, क्योंकि इन सब का आप मिलाओगे, पॉइंट मिलाओगे तो कुछ इस तरह का जाएगा भाई। ये सारे पॉइंट जो है ना, पिंच ऑफ वोल्टेज जहां जहां पर हुआ है, तो ये जहां जहां पर मिलाओगे तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो आप इन सब का लोकस लोगे तो आपको एक पैराबोला दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे जो जेफेट है उसके अंदर में दो रीजन यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। पहले तो इससे पीछे वाला तो मेरे पास में कट ऑफ रीजन है, ये मेरे पास में क्या कहलाता है, ओमिक रीजन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, ये ओमिक रीजन कहलाता है। दूसरा यहां पर ये मेरे पास में जो इसके बाद का रीजन है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। और ये बाहर जो रीजन जाएगा उसको हम ब्रेक डाउन रीजन के नाम से भी जानते हैं, जिसका हमें ज्यादातर यूज नहीं करना होगा। हमारे लिए 2 चीजें काम करनी होती है, सैचुरेशन लेवल और मेरे पास में ओमिक रेजिस्टेंस। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जेफेट जो है वो वेरिएबल वोल्टेज रजिस्टर की तरह भी काम करता है। कैसे भाई, देखो यहां पर मेरे पास में पर्टिकुलर इस वैल्यू के ऊपर में, क्योंकि हमने कहा कि ये ओमिक रीजन के अंदर में काम कर रहा है, इसकी करेक्टरिस्टिक आपने देखी तो स्टेट जा रही थी यहां पर। अगर मैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर आपने देखा कि ये मेरे पास में पहले जब बढ़ रहा था तो ये कुछ इस तरह का बढ़ रहा था, और जब मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ पढ़ाया था तो ओम्स लॉ भी कुछ ऐसा बताता है कि हमारे पास में जो करेक्टरिस्टिक है वो इसी तरह की जाती है। तो इस रीजन के अंदर में जहां तक वो पिंच ऑफ वोल्टेज नहीं पहुंच रहा और जब तक सैचुरेशन नहीं आ रहा, तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन जाती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, इसी को हम ओमिक रीजन बोलते हैं। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास में एक वेरिएबल वोल्टेज रजिस्टर की तरह भी मैं इस जेफेट को यूज कर सकता हूं। तो पूछा जाता है कि वेरिएबल वोल्टेज रजिस्टर के एग्जाम्पल बताओ, आपको दे देगा बीजेटी दे देगा, ठीक है, जेफेट दे देगा और बहुत सारे एससीआर दे देगा, या फिर जो हमारे पास में अलग अलग तरह के जो ट्रांजिस्टर होंगे, या फिर हम उनके बेसिस के ऊपर में जो डिवाइड करते हैं डायक ट्राइक वगैरह होंगे वो दे देगा। एक कहीं पर आप लोग को जेफेट भी दे देगा। तो आप लोग को देखना है कि भाई आपके लिए कौन सा बेटर है ऑप्शन। तो आप जेफेट अगर वहां पर गिवन आपके आंसर के अंदर में, तो आप जेफेट को राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि वहां पर आप ये बोल सकते हैं कि नो डाउट ये मेरे पास में वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस तो है, लेकिन उसके साथ साथ में वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। कब, हम इसके जो ओमिक रीजन होता है, और ओमिक रीजन कहां से था, ये मेरे पास में ओमिक रीजन था, इसके अंदर में हम इसको एज ए रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोग इसकी जानकारी लेना चाहें तो एफईटी जो होता है मेरे पास में, उसके अंदर में ब्रेकडाउन की बात करें तो भाई ब्रेकडाउन इसके अंदर में एवलांचे इफेक्ट होता है, जो इसके बाद का रीजन होता है मेरे पास में। तो ये एवलांचे ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर में। और ये किस किस के बीच में होता है जो ब्रेकडाउन होता है, ये हमारे पास में ब्रेकडाउन होता है जो गेट है और मेरे पास में ड्रेन है। अब देखो कुछ एक के दिमाग में ये आया होगा कि ये बताओ आप कि जो मेरे पास में आपने दिखाया कि गेट जो था, यहां पर आपने दिखाया कि ये मेरे पास में गेट है
और यहाँ पर मेरे पास में सोर्स लगा हुआ है, और जो इसके अंदर में रीजन बन रहा था यहाँ पर हमने इसके अंदर में इंट्रोड्यूस कर रखा था, और ये जो रीजन है ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा था, इस तरह का रीजन मेरे पास में आ रहा था, ये मेरे पास में इस तरह की डिप्लीशन लेयर इसमें बनती हुई आ रही थी। तो आप ये बताओ साहब कि ऊपर जो है इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है और नीचे मेरे पास में एरिया ज़्यादा क्यों है? सिंपल सी बात है, रिवर्स बायस किस किस के बीच में? तो रिवर्स बायस नो डाउट यहाँ पर मेरे पास में ड्रेन और सोर्स के बीच में भी है ना, सॉरी गेट और सोर्स के बीच में। उसी तरह से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में एन चैनल है जिसको हमें हायर पोटेंशियल पर रखना है, ये मेरे पास, और दूसरा मेरे पास में पी यहाँ पर आप लोगों ने इसके अंदर में इंट्रोड्यूस करवा रखा है जो इसका गेट है। अब होगा क्या कि ये रीजन मेरे पास में ऊपर वाला जो रीजन है ये हैवली रिवर्स बायस्ड है, हैवली रिवर्स बायस्ड है। क्यों? पहली चीज तो भाई ये इसके कारण में रिवर्स बायस है जो आपने गेट और सोर्स का लगा रखा था। दूसरा आपने ये कहा कि भाई हमें ड्रेन को हायर पोटेंशियल पर रखना पड़ता है एज कंपेयर टू सोर्स। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये मेरे पास में पहला काम तो गेट और सोर्स को आपने रिवर्स बायस कर रखा है, तो ये रिवर्स बायस होने से नो डाउट ये मेरे पास में जो रीजन है ये एक रिवर्स बायस बनने की वजह से इसके अंदर में डिप्लीशन लेयर बना रहा होगा। यहां तक समझ में आई आपको चीज? दूसरा भाई आप ये भी तो देखो कि हमने रखा हुआ है ड्रेन को हायर पोटेंशियल पर, और हायर पोटेंशियल पर रखने का मतलब है कि ये मेरे पास में एन चैनल है, तो ये मेरे पास ये जंक्शन, ये वाला जंक्शन भी तो एक बन रहा है, और ये जंक्शन क्या है? हैवली रिवर्स बायस्ड है बिकॉज ऑफ द ड्रेन वोल्टेज। तो जिसके कारण में हमने देखा था कि जो मेरे पास में विड्थ होती है वो मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपने कितनी कंसंट्रेशन कर रखी है या फिर डोपिंग कर रखी है। तो हमने यहाँ पर इसके रिवर्स जो रूट होता है उसके डोपिंग के बराबर होती है। तो आपने देखा कि जो मेरे पास विड्थ जो बनेगी यानी कि जिसके अंदर में ज़्यादा डिप्लीट होगा, अगर जिसकी कंसंट्रेशन लेवल मेरे पास में कम है यानी कि लाइटली डोप है, उसके अंदर में विड्थ ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इसी का रीज़न है कि हमने पी को जो है वो पी पॉजिटिव रखा है यानी कि हाईली डोप रखा है यहाँ पर, और एन चैनल जो है उसको हम क्या रखते हैं? लाइटली डोप रखते हैं, ताकि ये जो रीजन है ये अंदर अपना जो है चैनल के अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए? इंट्रोड्यूस हो जाए, ताकि हम हमारे करंट जो है जिसको हम आईडी के नाम से जानते हैं उसको कंट्रोल कर दें। हमारा मेन मकसद क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करना। अगर ये मेरे पास में हैवली डोप होता एन मेरे पास में हैवली डोप लाइटली डोप नहीं होता, तो जो ये मेरे पास में मॉड्यूलेट हो रहा है, जो उसका चैनल मॉड्यूलेट हो रहा है वो ज़्यादा अमाउंट तक नहीं हो पाता, और हम करंट को एक्सेस अमाउंट तक कंट्रोल नहीं कर पाते। उसको कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ करंट तक हम नहीं लेके जा सकते, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के ऊपर में जब करंट उसके अंदर में अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है वहां तक हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये ऊपर वाले रीजन में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाती है। पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई द चैनल विड्थ is more depleted in the upper region of the channel। तो उसका रीजन आप लोग ये बता सकते हैं बिकॉज ऑफ द heavily reverse biased between drain and gate, दोनों के बीच में बहुत हैवली रिवर्स बायसिंग है। और दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमने एन जो है यानी कि जो हमारे पास में चैनल है उसको हमने लाइटली डोप कर रखा है, और लाइटली डोप होने की वजह से वो विड्थ जो होती है, जो कि आपको मैंने बताई थी सेमीकंडक्टर फिजिक्स जब पढ़ा रहा था, कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग की। क्योंकि देखो पिछले जो कंसेप्ट है ना वो सारे आगे जुड़ते हुए चलते हैं, उन्हीं को आगे आपको बार बार रिपीट करना होता है। इसीलिए बताया जाता है कि पहले की चीज़ें जो है वो आप अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको बाद में उनका फ़ायदा मिले। तो ये विड्थ जो है वो मेरे पास में रिवर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो विड्थ मेरे पास में इसकी डोपिंग मेरे पास में कम है इनकी, तो विड्थ वहाँ पर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और जो डिप्लीशन लेयर है वो मोर डिप्लीट हो जाएगी किसके अंदर में? जो चैनल होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास में रीजन समझ में आ गए होंगे आपको कि एफईटी जो होता है वो एज ए रजिस्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं ओमिक रीजन के अंदर में, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं VVR या फिर वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में वोल्टेज के ऊपर में डिपेंड कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में कि जब सैचुरेशन लेवल मेरे पास में पहुंच जाता है तो वहां पर आप ये बोल सकते हैं करंट जब सैचुरेट हो जाता है, जब ये करंट इसके अंदर से सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर आप लोगों ने देखी कि ये इंक्रीज होती चली जाएगी बिकॉज ऑफ द हैवली रिवर्स बायसिंग, तो जो करंट वहां पर पहुंचेगा उसको हम पिंच ऑफ रीजन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब सैचुरेशन रीजन के अंदर में जो हमारा एफईटी है वो किस तरह से क्या क्या बेटर तरीके से काम कर सकता है? तो पहला तो इसके अंदर में आप लोग ये बोल सकते हैं कि जब हमें एम्पलीफायर की तरह जब सैचुरेशन लेवल पहुंच गया, क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा ये कि जब सैचुरेशन लेवल पर मेरे पास में डिवाइस पहुंच गया यानी कि एफईटी पहुंच गया है, तो उसका मैं बेटर क्या यूटिलाइजेशन कर सकता हूं? तो हमारा मेन मकसद किसी भी एफईटी का दो ही होते हैं,
पहला तो होता है कि हम उससे हम एम्पलीफाई करवा लें भाई, जैसा हमने ट्रांजिस्टर के अंदर में देखा था, बीजेटी के अंदर में देखा था, तो वो एज एम्पलीफायर भी काम कर रहा था। दूसरा हमने देखा था कि उसको हम एज ए स्विच की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा भी आप लोग को रिक्वायरमेंट हो, अगर एप्लीकेशंस आप लोग को ध्यान में देखनी हो तो एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको एज ए स्विच भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास में अगर पूछा जाए कि जो एफईटी होते हैं या जेफेट होते हैं वो किस रीजन में काम करते हैं, तो जो ये हैं ये सैचुरेशन लेवल के अंदर में, सैचुरेशन रीजन के अंदर में जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो पिंच ऑफ वोल्टेज भी आप लोग को समझ में आ गया कि पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या है। पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जब हमारे पास में करंट क्या है वो सैचुरेशन लेवल की तरफ में इंक्रीज हो जाए। और ये किसका फंक्शन होता है पिंच ऑफ वोल्टेज? भाई आपने अभी देखा कि जैसे जैसे मैंने वीजीएस को इंक्रीज करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज जिसको आप वीपी से रिप्रेजेंट किया था, तो अभी आप लोगों ने एक कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि 3 पॉइंट बने थे मेरे पास में, VP0 बनाया था मैंने, दूसरा मैंने VP-2 बनाया था, और तीसरा मैंने बनाया था VP-4। 3 पॉइंट बने थे और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हमारी आई थी। एक की हमारे पास, अगर मैं सही आपको रिप्रेजेंट कर पाऊँ तो कुछ इस तरह का हमने दिखाया था, ये इस तरह का आया था, और दूसरा जो था वो कुछ इस तरह का मेरे पास में बन के आ रहा था, ये कैरेक्टरिस्टिक थी, और तीसरी जो आप लोगों ने दिखाई थी वो कुछ इस तरह की दिखाई थी। तो तीनों वोल्टेज अलग अलग वेरी, पर पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो किसी में पहले आ रहा है, किसी में बाद में आ रहा है। जब यहाँ पर था तो वोल्टेज जो थी बाद में आई मेरे पास में पिंच ऑफ। पिंच ऑफ का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों रीजन्स थे ना, ये आपस में क्या हो गए, मेरे पास ऊपर वाला रीजन है यानी कि जो चैनल था वो मॉड्यूलेट होता होता ऐसा हुआ कि वो एक दूसरे से पास आगे, बिल्कुल क्लोज आगे, टच होने के कगार पर आ गए। लेकिन टच नहीं होते हैं, रीजन बताएंगे क्यों नहीं होते हैं। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसके ऊपर में ये ब्रेकडाउन भी हो जाता है इनका। तो आप देखेंगे कि ये जो वोल्टेज है, हम ये तो आप का किसी का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जी हम ये तो वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं बढ़ाते चले जाएं, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि दोनों आपस में मिल जाएंगे। मिलते नहीं है भाई ये। लेकिन ये कह सकते हो कि जब बिल्कुल पास आ जाए और करंट अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में जीरो वोल्टेज, या फिर बोलो कि सैचुरेट हो गया वहां पर, तो आप वो जो वोल्टेज लेके आएंगे जिसके ऊपर में ये सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। और पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो किसका फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो फंक्शन होता है VGS का, यानी गेट टू सोर्स आपने वोल्टेज कितनी लगाई है उसका फंक्शन मेरे पास में ये रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग किसी के दिमाग में अब ये आना चाहिए कि अच्छा ये बताओ कि ये मिल क्यों नहीं रहे। भाई आप लोग ये बताओ मेरे को, खुद समझ के बताना मेरे को, कि जब ये रीजन बन रहे हैं, डिप्लीशन लेयर मेरे पास में बनती हुई आ रही है, कुछ इस तरह की डिप्लीशन लेयर मेरे पास में बनती आ रही है, तो यहाँ पर डब बन क्या रहे हैं, यहाँ पर आयोन ही तो बन रहे हैं। भाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये दोनों मेरे पास में मिलते हुए आ जाएंगे। तो इसके अंदर में इंट्रोड्यूस क्या होता है, जब डिप्लेशन लेयर आप बना रहे थे तो यहाँ पर आपने देखा था कि आयन जो इकट्ठे हो रहे थे, यहाँ पर पॉजिटिव और इधर मेरे पास में नेगेटिव आयंस थे। ये मेरे पास जो आयंस थे इकट्ठे हो रहे थे, एक साइड में डोनर और दूसरी साइड में एक्सेप्टर आयंस थे। तो यहाँ पर भी तो वो इकट्ठे हो रहे होंगे ना, और इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होने से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको आप ई से जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानेंगे। और ये रीजन होता है कि ये दोनों एक दूसरे से आपस में टच नहीं होती हैं, अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के पास रहती हैं, बट नेवर टच ईच अदर। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो जाती है। अब किसी के दिमाग में भी आना चाहिए, अच्छा ये तो बंद हो गए तो इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेंगे ये। बिल्कुल भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना नीचे से हमारे पास में जो इसको सोर्स देने लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण में ये अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेगा और करंट मेरे पास में इसके अंदर में फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो दो क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर फेवरेट पूछे जाते हैं कि जो रीजन है वो तो बहुत पास आ गया है, लेकिन टच क्यों नहीं होता है। तो टच इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर डिप्लेशन लेयर में हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वहां पर आयन्स डेवलप हो जाते हैं, और आयन डेवलप होने की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि करंट जब हम पिंच ऑफ वोल्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो आप तो साहब ये कहते हो कि दोनों मिल गए, रियलिटी में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कहने को तो हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों टच होते, पास आते आते एक टाइम पे मिल जाएंगे। तो वहां पर करंट कैसे फ्लो होगा, तो उस पॉइंट के ऊपर में जब करंट हमारा फ्लो करवाना होगा, तो वो करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली चीज कि मिलती क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिप्लेशन लेयर के अंदर में आयन्स वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण में नहीं मिल पा रहे होते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स वहां पर डेवलप हो जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई पिंच ऑफ वोल्टेज, जब हम पिंच ऑफ वोल्टेज पर हम पहुंच जाते हैं, या फिर करंट मेरे पास में सैचुरेट हो जाता है, या फिर आप ये बोलो कि डिप्लेशन लेयर जो बहुत पास आ जाएंगी, तो करंट किसके कारण में फ्लो कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो सोर्स यहां से दे रहा होगा, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो सोर्स दे रहा होगा, वो कैसे फ्लो करेंगे, वो फ्लो करेंगे हमारे पास में बिकॉज ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप एट द चैनल। ठीक है, यहाँ पर आयोन्स की वजह से या फिर आप बोल दो कि डिप्लीशन लेयर के ऊपर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो चैनल की विड्थ थी बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास में एक बहुत तेज, आप ये बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है तो इनके पास में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी है, तो बहुत तेज़ी के साथ में ये इस चैनल को चीरते हुए बाहर निकल जाएंगे। आप तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम कब होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी एक जेफेट के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स की जब वो पिंच ऑफ वोल्टेज को अचीव कर लेते हैं, तो वहां पर उनके पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ, आप बोल सकते हैं कि हाई वेलोसिटी उनके पास में होती है। बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी दे हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, और ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सोर्स एंड ड्रेन। और यहाँ से जब हमारे पास में सोर्स से भी फ्लो कर गया और ड्रेन से भी फ्लो कर गया, तो करंट का हमारे पास में क्या हो गया कि लूप डेवलप हो गया, और लूप डेवलप हो गया तो आप ये बोल सकते हैं कि करंट वहां से फ्लो होना शुरू हो गया है, और इसी को हम जानते हैं सैचुरेट करंट के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ड्रेन जो है, क्योंकि सभी के पास में अभी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जनरेट हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होने से सभी के पास में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास में अब क्या कर पा रहे होंगे, चैनल को पास कर पा रहे होंगे, और यहाँ पर जो करंट है जिसको हमने ड्रेन करंट के नाम से जाना है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और वो क्योंकि जितने भी थे इलेक्ट्रॉन्स वो सारे उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ में अप्रोच करना शुरू कर गए, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वहां पर क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम करंट फ्लो होना क्यों शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच दे पास थ्रू द चैनल एंड थ्रू द ड्रेन। यानी कि मैक्सिमम जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब यहाँ से पास हो जाएंगे, और मैक्सिमम जब हमारे पास में, अगर मान लो 100 थे और 100 के 100 ही मेरे पास में फ्लो कर पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि इससे फालतू तो हो नहीं सकता ना, तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, एक सैचुरेट लेवल पर आ गई है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, ड्रेन करंट मेरे पास में सैचुरेट हो गया। ठीक है, तो ये यहीं तक आप लोगों का आज खत्म करते हैं। इसके अंदर में आप लोगों को आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा है। क्विक रीजन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहले मैंने जो आप लोग को बताई है वो VDS को हमने कांस्टेंट रखा है, और VGS को मैं चेंज करवा रहा था। दूसरे केस में मैंने क्या किया, VGS जो है उसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, और VDS को चेंज करवा रहा हूँ। इसी के अंदर में तीसरी चीज मैंने आप लोग को बताई वेव विड्थ, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन को लेकर। चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन का आप लोगों ने समझा कि VDS जो है वो हाईली रिवर्स बायस कर देता है उस रीजन को, गेट और ड्रेन को। फिर तीसरा चौथा चीज इसके अंदर मैंने बात करी कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है, पिंच ऑफ वोल्टेज होने के बाद में एक छोटी सी बात करी कि जो हमारे पास में रीजन होता है वो हाईली पेनिट्रेट क्यों हो जाता है ड्रेन साइड में, और लेस हमारे पास में चैनल जो ज़्यादा हमारे पास में चैनल की विड्थ नीचे की साइड में होती है और कम हमारे पास में ड्रेन की साइड में होती है। वो चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि हमने इसको क्या कर रहा होता है, वो रिवर्स बायस हो जाता है, हैवली रिवर्स बायस होता है, और जो एन चैनल है वो लाइटली डोप है, और विड्थ जो होती है वो डिपेंड करती है मेरे पास में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डोपिंग के बराबर रहती है। तो डोपिंग मेरे पास में जिसकी कम, विड्थ उसके अंदर में ज़्यादा होती है, ड्यू टू विच ये मेरे पास ऊपर की साइड में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर हमने देखा कि भाई अगर ये दोनों पिंच ऑफ वोल्टेज आ गए, यानी कि आपने उनको दोनों को लेयर्स को दोनों साइड से जो गेट की तरफ से आ रही होंगी डिप्लीशन लेयर, वो एक दूसरे से मिल जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर में, तो मिल जाएंगे तो करंट तो मेरा जीरो हो जाना चाहिए। तो वहां पर आप लोगों के कंसेप्ट समझने की कोशिश की है कि वहां पर एक नया कंसेप्ट निकल के आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर डेवलप हो जाती है। क्यों डेवलप होती है, क्योंकि वहां पर आयोन्स मेरे पास में रहते हैं, और इनके कारण में जो चैनल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, जो चैनल के इलेक्ट्रॉन्स है वो हैवली हाई वेलोसिटी को अचीव कर लेंगे, और हाई वेलोसिटी अचीव करने से उनके पास में क्या होगा, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और वो इजीली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे यहाँ से पास होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे इस चैनल के अंदर में 100 इलेक्ट्रॉन थे तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप ये कहोगे कि वो एक सैचुरेट लेवल पर पहुंच गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास में आ गए। उसी चीज़ को हम सैचुरेशन लेवल पर बोलते हैं, यानी कि करंट जो है मेरे पास क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। और जो पहले रीजन था मेरे पास, पहले जब हम इसको वेरी करवा रहे थे तो ओमिक रीजन था। फिर हमने इसके अंदर में बात करी थी कि हम इसको एज ए रेजिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं वोल्टेज को चेंज कर करके। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर खत्म करता हूँ। इसका जो भी PDF फाइल होगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स दी जाएंगी। और फोटोनिक्स 2.0 के नाम से भी चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर ले, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे साथ में दोबारा से इस तरह की मिस हैपनिंग होती है, जैसे हमारा चैनल हैक कर लिया गया था, तो वो वहाँ पर आप लोगों को बैकअप मिलता रहे वीडियोस का।
और इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर को हम शुरू करेंगे, जिसमें मैं बात करूंगा ड्रेन करंट की इक्वेशंस को लेके और उसके न्यूमेरिकल्स को वहाँ पर डील करेंगे। और फिर लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा मॉसफेट, जिसमें हम एनहांसमेंट मॉसफेट की बात करेंगे, डिप्लीशन एनहांसमेंट मॉसफेट के बारे में, दोनों के, डिप्लीशन मॉसफेट और एनहांसमेंट मॉसफेट दोनों के ऊपर में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगले के अंदर में आपका न्यूमेरिकल्स का बेस तैयार होगा, जो कि आपके चाहे जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काम आने वाला है, और जब ईडीसी हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको काम आएगा ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।